कई सालों से यूनिवर्स की मिस्ट्रीज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। असल में हमारा यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड अनेक और अपार संभावनाएं अपने अंदर समेटे बैठा है और अभी तक हम इस अनंत ज्ञान के सागर की कुछ बूंदों को ही देख और समझ पाए हैं। इसी कड़ी में इंडियन साइंटिस्ट एक के बाद एक स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशन लॉन्च कर रहे हैं। हाल ही में भारत ने चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग अचीव करने के साथ ही चांद पर अपने फुटप्रिंट छोड़े हैं। लेकिन इस सफलता को अभी 10 दिन भी नहीं बीते कि इसरो अपना अगला बड़ा मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जहां चांद को जीतने के बाद अब इसरो ने सूर्य को जीतने के लिए अपना कदम आगे बढ़ा दिया है। दरअसल सन हमारे सोलर सिस्टम का एकमात्र अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये सन ही है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ पॉसिबल हो पाई है। साथ ही आज के दौर में दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी को पोटेंशियल फ्यूचर फ्यूल के रूप में देख रही है। अभी हमारे पास सन की एनर्जी को यूज करने के लिए जो टेक्नोलॉजी अवेलेबल है वो बिल्कुल भी एफिशिएंट नहीं है, जिसके चलते सोलर एनर्जी का रियल पोटेंशियल हम अभी तक प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं। अपनी एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी को और एफिशिएंट बनाने के लिए बेहद ज़रूरी है कि सन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल की जाए। इसीलिए इसरो ने इस मिशन को प्लान किया है जो आगे आने वाले समय के लिए कुछ वैल्यूएबल इंसाइट्स देने वाला है। इसरो अपने इतिहास में पहली बार सूर्य के लिए कोई मिशन लॉन्च करने जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया नज़र गड़ा कर बैठी हुई है। दोस्तों, हम यहाँ बात कर रहे हैं इसरो के अवेटेड सोलर मिशन आदित्य L1 की, जिसे 2 सितंबर को लॉन्च करने का प्लान है। अभी तक भारत के अलावा अमेरिका, जापान और यूरोपियन स्पेस एजेंसी सन के लिए मिशन भेज चुके हैं, जिनमें पायनियर, हिलियोस, पार्कर सोलर प्रोब, सोलर ऑर्बिटर, सस्पी और हाइनोड जैसे मिशन शामिल हैं। लेकिन भारत पहली बार ऐसा कोई मिशन भेजने जा रहा है, वो भी सिर्फ 378 करोड़ रुपए के एक्सपेक्टेड कॉस्ट के साथ। इस मिशन को श्रीहरिकोटा के PSLV C57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा और ये 15 लाख किलोमीटर की दूरी तय करके सन के करीब पहुंचेगा। वहां पर इसे लैग्रेंज पॉइंट 1 L1 की हेलो ऑर्बिट में स्टैब्लिश किया जाएगा, जहां से ये अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करेगा। आज के डिस्कशन में हम जानेंगे कि किस ट्रेजेक्ट्री को फॉलो करते हुए आदित्य स्पेसक्राफ्ट अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करेगा। उन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से पेलोड्स का इस्तेमाल किया गया है और कौन से चैलेंजेस आदित्य स्पेसक्राफ्ट को फेस करने पड़ेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और जीएस मेंस के साइंस एंड टेक्नोलॉजी सबसेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। इस मिशन को लॉन्च करने के लिए PSLV XL लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये रॉकेट पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसकी वजह से इसे PSLV XL यानी PSLV एक्सटेंडेड लेंथ के नाम से जाना जाता है। इसकी हेल्प से इसरो ने चंद्रयान 1, मार्स ऑर्बिटर मिशन और एस्ट्रोसैट जैसे बेहद इंपॉर्टेंट मिशंस को लॉन्च किया है। ये 4 स्टेज का लॉन्च व्हीकल है, जिसकी पहली स्टेज में वर्ल्ड के वन ऑफ द लार्जेस्ट सॉलिड रॉकेट बूस्टर्स यूज किए जाते हैं। ये एक सॉलिड स्टेज है जिसमें फ्यूल के रूप में HTPB यानी हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसकी दूसरी स्टेज लिक्विड स्टेज है, जिसको विकास इंजन द्वारा पावर मिलता है और इसमें फ्यूल के रूप में UDMH यानी अनसिमेट्रिकल डाइमिथाइल हाइड्रोजन और ऑक्सीडाइजर के रूप में नाइट्रोजन टेट्रोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरी स्टेज भी पहली स्टेज की तरह एक सॉलिड स्टेट है और इसमें भी फ्यूल के लिए HTPB सॉलिड प्रोपेलेंट का ही यूज किया जाता है। और इसकी लास्ट स्टेज भी लिक्विड स्टेज है, जिसमें फ्यूल के रूप में मोनोमिथाइल हाइड्राजीन और मिक्स ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को PSLV XL में लोड किया जाएगा और श्रीहरिकोटा में सिचुएटेड सतीश धवन स्पेस सेंटर से इसे लॉन्च कर दिया जाएगा। अर्थ सरफेस से लॉन्च होने के बाद इसे इनिशियली 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। इसके बाद स्पेसक्राफ्ट इसी ऑर्बिट में रोटेट करते हुए धीरे धीरे ऑर्बिट को और भी ज़्यादा इलिप्टिकल बनाएगा। जब इसकी ऑर्बिट एक सर्टेन पॉइंट तक इलिप्टिकल हो जाएगी तो स्पेसक्राफ्ट के ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम को एक्टिवेट कर दिया जाएगा। ये ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम थ्रस्ट जनरेट करते हुए आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर की तरफ पुश करेगा। जिस रीजन तक अर्थ की ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस होता है उसे SOI यानी स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस कहा जाता है। इस ऑनबोर्ड प्रोपल्शन सिस्टम की मदद से आदित्य L1 अर्थ के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस से बाहर चला जाएगा। इसके बाद यहाँ से आदित्य 1 की लैग्रेंज पॉइंट L1 तक की जर्नी स्टार्ट होगी। पर अब ये लैग्रेंज पॉइंट या L1 क्या है? तो दोस्तों, 2 हेवनली बॉडीज के ग्रेविटेशनल सिस्टम के लिए लैग्रेंज पॉइंट उस पोजीशन को कहा जाता है जहाँ पर अगर किसी ऑब्जेक्ट को प्लेस किया जाए तो वो वहीं स्टे कर सके। आसान भाषा में कहा जाए तो इस पॉइंट पर आदित्य स्पेसक्राफ्ट को ना ही अर्थ अपनी तरफ पुल कर पाएगा और ना ही सन।
लेकिन टेक्निकली बात करें तो लैग्रेंज पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों लार्ज हेवनली बॉडीज यानी अर्थ और सन का ग्रेविटेशनल पुल और आदित्य L1 के मूवमेंट के लिए रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल हो जाती है। इसकी वजह से यहाँ पर आदित्य L1 को एक पोजीशन पर स्टेबल किया जा सकेगा जिसमें फ्यूल का कंजम्पशन भी बहुत कम होगा। टू बॉडी ग्रेविटेशनल सिस्टम के बीच 5 लैग्रेंज पॉइंट होते हैं जिन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से डिनोट किया जाता है। इसमें से L1 पॉइंट अर्थ और सन लाइन पे मौजूद है जहां पर आदित्य L1 को पोजीशन किया जाएगा। यहां तक पहुंचने के लिए आदित्य L1 को 1.5 मिलियन यानी 15 लाख किलोमीटर का डिस्टेंस तय करना पड़ेगा जिसमें लगभग 4 महीने का समय लगेगा। जो डिस्टेंस आदित्य L1 ट्रैवल कर रहा है वो अर्थ और सन के बीच डिस्टेंस का सिर्फ 1% है। L1 पॉइंट पर पहुंचने के बाद स्पेसक्राफ्ट को इसके अराउंड एक हेलो ऑर्बिट में प्लेस कर दिया जाएगा। हेलो ऑर्बिट में प्लेस करने का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि इससे सन को कंटिन्यूअसली बिना किसी एक्लिप्स के देखा जा सकता है, यानी बिना किसी डिस्टर्बेंस के सोलर एक्टिविटी को कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जा सकेगा। इसी हेलो ऑर्बिट में रहकर आदित्य L1 अपने मिशन ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेगा। सन की सिस्टमैटिक स्टडी करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में टोटल 7 साइंटिफिक पेलोड्स को इंस्टॉल किया गया है। सभी पेलोड्स को अलग अलग इसरो सेंटर्स के साथ कोलैबोरेशन में इंडिजिनसली डेवलप किया गया है, यानी ये कम्प्लीटली इंडियन मिशन है। सबसे पहला पेलोड है VELC यानी विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफ। इस पेलोड को बेंगलुरु में सिचुएटेड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के साथ कोलैबोरेशन में बनाया गया है। सन में टोटल 3 इनर लेयर्स हैं जिनका नाम है कोर, रेडिएटिव जोन और कनेक्टिव जोन। इसके अलावा 4 आउटर लेयर हैं, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर, ट्रांजिशन रीजन और एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर कोरोना। इस पेलोड का पहला काम कोरोना की लेयर को स्टडी करना और दूसरा काम कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करना है। कोरोनल मास इंजेक्शन ऐसे इवेंट को कहा जाता है जब कोरोना से एनर्जेटिक और हाईली मैग्नेटाइज प्लाज्मा का बड़ा सा क्लाउड स्पेस में इरप्ट करता है। इस कोरोनल मास इजेक्शन का इफेक्ट इतना ज़बरदस्त है कि इसकी वजह से अर्थ पर रेडियो और मैग्नेटिक डिस्टर्बेंसेस देखे जाते हैं। दूसरा पेलोड है SUIT यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। इस पेलोड को पुणे में सिचुएटेड यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स की हेल्प से डेवलप किया गया है। ये पेलोड सन की फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर लेयर को नियर अल्ट्रावायलेट रेस की हेल्प से इमेज करेगा और साथ ही नियर अल्ट्रावायलेट में सोलर इरेडियंस में वेरिएशंस को भी मेजर करेगा। सोलर इरेडियंस का मतलब होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की फॉर्म में सन से पर यूनिट एरिया रिसीव होने वाली पावर। तीसरा पेलोड है सोलेक्सिस यानी सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर और फोर्थ पेलोड है HE-L1OS यानी हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। ये दोनों पेलोड बेंगलुरु में सिचुएटेड UR राव सैटेलाइट सेंटर के कोलैबोरेशन में बनाए गए हैं। इन दोनों पेलोड का काम ऑलमोस्ट सिमिलर है और ये वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज के ऊपर सन से निकलने वाली एक्सरे फ्लेयर्स को स्टडी करेंगे। सोलेक्सिस जहां सॉफ्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के रूप में काम करेगा, वहीं HE-L1OS हार्ड एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर के रूप में काम करेगा। फिफ्थ पेलोड है एस्पेक्स यानी आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। इस पेलोड को अहमदाबाद में सिचुएटेड फिजिकल रिसर्च लैबोरेटरी के कोलैबोरेशन में डेवलप किया गया है। इसका काम होगा सोलर विंड में प्रोटॉन पार्टिकल को एनालाइज करना और एनर्जेटिक आयंस को स्टडी करना, साथ ही उनके एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को समझना। सिक्स्थ पेलोड है पापा यानी प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य। इस पेलोड को तिरुवनंतपुरम में सिचुएटेड विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के स्पेस फिजिक्स लैबोरेटरी में बनाया गया है। ये पेलोड भी एस्पेक्स की तरह ही काम करेगा, सिर्फ एक फ़र्क ये होगा कि जहां एस्पेक्स सोलर विंड में प्रोटॉन पार्टिकल को एनालाइज करेगा तो वहीं पापा सोलर विंड में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल को एनालाइज करेगा। लास्ट पेलोड है मैग यानी एडवांस ट्राईएक्सल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नोमीटर। ये पेलोड बेंगलुरु की लैबोरेटरी फॉर इलेक्ट्रोफिजिक्स सिस्टम में डेवलप किया गया है। इसका काम होगा L1 पॉइंट पर इंटरप्लैनेटरी या इन सिटू मैग्नेटिक फील्ड्स को मेजर करना। दोस्तों, इन सभी पेलोड्स की हेल्प से मिशन के कई सारे ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट किया जाएगा। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव होगा सोलर एटमॉस्फेयर की 2 इंपॉर्टेंट लेयर्स क्रोमोस्फीयर और कोरोना के डायनेमिक्स को स्टडी करना। क्रोमोस्फीयर का टेम्परेचर जहां 6700 फ़ारेनहाइट से लेकर 14,000 फ़ारेनहाइट के बीच वेरी करता है, वहीं कोरोना का टेम्परेचर 2 मिलियन डिग्री फ़ारेनहाइट से भी ज़्यादा है। इस लेयर से सिर्फ 1000 माइल्स नीचे टेम्परेचर सडनली 10,000 फ़ारेनहाइट तक ड्रॉप कर जाता है। ये क्रोमोस्फीयर और कोरोना के इस हीटिंग प्रोसेस को समझने की कोशिश करेगा कि आखिर क्यों टेम्परेचर में इतना सडन चेंज देखने को मिलता है। इस मिशन से पार्शियली आयनाइज्ड प्लाज्मा की फिजिक्स को भी समझने में मदद मिलेगी। सोलर एटमॉस्फेयर में मैग्नेटाइज्ड प्लाज्मा एग्जिस्ट करता है।
जो फोटोस्फीयर और लोअर क्रोमोस्फीयर में आयंस, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रल की मदद से पार्शियली आयनाइज्ड होता है, लेकिन कोरोना लेयर में फुली आयनाइज होता है। ये मिशन इस फिनोमेनन के बारे में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे सकता है। इसका अगला ऑब्जेक्टिव होगा सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शंस के बारे में स्टडी करना। ये मिशन इनके ओरिजिन से लेकर डेवलपमेंट और डायनेमिक्स तक के बारे में रिसर्च करेगा। ये मल्टीपल लेयर्स पर होने वाले प्रोसेस के सीक्वेंस को भी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेगा। उदाहरण के लिए क्रोमोस्फीयर और कोरोना जैसी लेयर्स में जो प्रोसेस होती हैं, उसकी वजह से कई सारे सोलर इरप्टिव इवेंट्स देखने को मिलते हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग हमें सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करके मिल सकती है। इसके अलावा ये मिशन स्पेस वेदर में चेंजेस के लिए रिस्पॉन्सिबल सोलर विंड के ओरिजिन, कॉम्पोजिशन और डायनेमिक्स के बारे में भी स्टडी करेगा। सोलर विंड सन के एटमॉस्फेयर की कोरोना लेयर से रिलीज होने वाले चार्ज पार्टिकल्स की स्ट्रीम को कहा जाता है। साथ ही आदित्य L1 कोरोना लेयर में मैग्नेटिक फील्ड की टोपोलॉजी को भी समझेगा और मैग्नेटिक फील्ड को मेजर भी करेगा।